बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर आज एक दफ़ा फिर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी स्पेशल है। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारे मेहमान होते हैं उनके हवाले से मैं कहता हूं कि दैट इज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन करते हैं उसको स्पेशल कहता हूं। आज बात करेंगे हिंदुस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और चाइना के हवाले से, और उसमें स्पेशली इस चीज के हवाले से हम लोग बात करेंगे कि अभी जिस तरीके से क्वाड समिट हुआ है कुछ दिन पहले, और चार बड़े ममालिक दुनिया के जिसमें अमेरिका, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उनके जो लीडर्स हैं वो इकट्ठे बैठे थे और उन्होंने क्वाड के हवाले से बात की। लेकिन उसका इम्पैक्ट हम इस रीजन के ऊपर देखेंगे सिक्योरिटी के हवाले से भी, कि वो इन फ्यूचर क्या चीजें नजर, क्या मतलब जिसमें डेवलपमेंट हो सकती हैं, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। और उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल एसपी सिन्हा साहब। वेलकम टू द शो सर। धन्यवाद सर का क्योंकि हाथ भी कुछ वो है, मेरा ख्याल उनको कोई मसला हुआ था, गिरे थे वो, बट राइट नाउ वो कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो अभी रिकवर कर रहे हैं और होपफुली बड़े जल्द जो है वो नॉर्मल जो उनकी लाइफ है उसमें वो आ जाएंगे, होंगे हमारे साथ। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने शो को ज्वाइन किया। सर डायरेक्टली जाएंगे, क्वाड के हवाले से बात करेंगे। क्या समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है हिंदुस्तान के लिए या फिर इस रीजन के लिए कि जो समिट हुआ है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रयास है उसकी जो दिशा है वो हिंदुस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के लिए बहुत अच्छी बात है और चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वाड जो है वो एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। मौजूदा जो उसका शेप है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो मिलिट्री अलायंस नहीं है, एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो है अमेरिका, हिंदुस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया का समूह है। और उस इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक अलायंस का जो उद्देश्य है, जो फोकस है, जो बिंदु है, केंद्र बिंदु है, वह इंडो पैसिफिक। लेकिन मुझे लगता है कि निकटतम भविष्य में इसका रूप विस्तार इसका होगा और ये इसका मिलिट्री चैप्टर भी होगा, आर्थिक चैप्टर भी होगा, ट्रेड चैप्टर भी होगा, टेक्नोलॉजी भी चैप्टर होगा, साइबर अटैक का भी चैप्टर होगा कि किस तरह से ये चारों देश चीन के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को सुरक्षित कर पाए। तो ये एक बीज बोया गया है और इस बीज का फल, कभी कभी आपने सुना होगा, जैसे मेरे गांव में लोग कहते थे कि एक ही पेड़ में लीची, एक ही पेड़ में आम, एक ही पेड़ में दूसरा भी तीसरा भी फल। ऐसा मैंने देखा है अपने आंखों से। तो ये एक बीज बोया गया है, इसके कई फल निकलेंगे भविष्य में, ये मेरा अनुमान है। अब हम समझते हैं कि जो क्वाड है, एक अलायंस जो इनिशिएटिव है, वो उसका जन्म ये क्यों हुआ। इसका मुख्य स्वरूप है कि चीन है जिसकी पॉलिसी है जोंगुआ। माओ से तुंग के जमाने से एक शब्द है, चाइनीज शब्द है जोंगुआ। जोंगुआ का मतलब है कि चीन विश्व का शक्ति का केंद्र बिंदु बने, सबसे पावरफुल देश बने विश्व में, और चीन इसी रास्ते पे दौड़ता जा रहा है। चीन, मैं थोड़ा सा बहुत स्ट्रांग वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अपनी बात कहने के लिए, मैसेज देने के लिए जरूरी है कि मैं चीन के डीएनए के बारे में थोड़ा टिप्पणी करूं। चीन एक क्रिमिनल कंट्री है, उसको अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है, वो किसी का भी दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का भी दोस्त नहीं है। आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं तो मैं ये इस पर जोर देना चाहता हूं कि वो पाकिस्तान का भी सही माने में दोस्त नहीं है। वो सदाबहार, जो आप लोग उसको दोस्त बोलते हो, ये सदाबहार आपको महंगा पड़ेगा भविष्य में। मैं जो ये भविष्यवाणी कर रहा हूं फक्कर भाई, आप इसका डेट एंड टाइम नोट कर लीजिए कि जनरल सिन्हा साहब ने ऐसी बात कही थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखता है, सिर्फ और सिर्फ। अब आते हैं चीन के कुछ पाप का लिस्ट, उसके लिस्ट पे थोड़ा गौर करते हैं। लद्दाख में उसने क्या किया? 15-16 जून की रात को कर्नल संतोष बाबू को झूठे फरेब के तरीके से बुला के उसकी हत्या की गई, जबकि टैक्टिकल विड्रॉल का समझौता हो चुका था, संधि बातचीत हो चुकी थी मिलिट्री कमांडर्स के बीच में। तो ये क्या है? ये धोखेबाजी है। चीन का रोल साउथ चाइना सी में कहिए, ईस्ट चाइना सी में कहिए, चीन जो कोर्सिव ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, अपना एक्सपोर्ट हो और दूसरे के इंपोर्ट में जो पंगा खड़ा करता है, चीन के अंदर क्वालिटी रिजेक्शन कर देता है,
क्या ये सब फेयर टैक्टिक्स है? टेक्नोलॉजी चोरी करता है अमेरिका से। उसके जितने बिजनेसमैन है, उसको प्रेसिडेंट जी ने एड्रेस किया था कि आपको चीन के लिए जासूसी करनी पड़ेगी, वहां से जो भी गोपनीय बातें हैं आप हमें देंगे। और उसके बिजनेसमैन, उसके स्टूडेंट्स, उसके स्कॉलर्स, ये सब जो है ये गैंग है चीन के लिए चोरी करने के लिए। चीन स्पाइंग करता है, चीन साइबर अटैक करता है, चीन एवरी डे, हर एक रोज ताइवान करता है, उसको अनेक्स करने की बात करता है, हांगकांग पॉलिटिक्स को पूरी तरह से अनेक्स करने की बात करता है। फिशिंग मिलिशिया जो उसका है, वो दूसरे देशों जो साउथ एशिया में है उसको फिशिंग करने में ट्रॉलीज पे रोकते हैं, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। उसका जो चीन का जो कोस्ट गार्ड है वो बहुत ही ट्रिगर हैप्पी है और दूसरों पे दबाव डालता है, और जो इंटरनेशनल सी भी है उसमें भी वो हस्तक्षेप करता है, और दूसरों देशों के पाइनएप्पल का वाइन इंपोर्ट वो उस पर रोकथाम लगाता है। सबसे बड़ी बात है एक पॉइंट और, सबसे बड़ी बात जो मैं चीन का कहना चाहता हूं कि जो वुहान वायरस है, ये वुहान वायरस जो एक्चुअली लोग कोविड 19 कहते हैं, ये कोविड 19 नहीं है, चाइना वायरस 19 है। सही शब्दों का हम लोग को प्रयोग करना चाहिए। चीन अभी हाल फिलहाल में म्यांमार के मिलिट्री को घूस देके इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठा के फेंक दिया। चीन आतंकवाद को सपोर्ट करता है, और मुझे दुख है कि चीन पाकिस्तान के आतंकवादियों को जो यूनाइटेड नेशंस में बैन की बात आती है तो वीटो पावर इस्तेमाल करता है। चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए, कानून के लिए चीन को कोई भी उसका सम्मान नहीं है। ये चीन एक नकारात्मक सोच का एक स्वरूप है, और ये मनी पावर इस्तेमाल करता है, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। ये चीन का रवैया है। अच्छा सर, एक तो ये आपने बात कर दी, चाइना के हवाले से आपने बात कर दी, बहुत सारी चीजें आपने काउंट की कि स्पाइंग करता है, कॉपी करता है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज का, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। स्पाइंग के हवाले से न्यूजीलैंड में उन्होंने उन 5G जब वो नेटवर्क एक्सपेंड कर रहे थे तो उन्होंने उनको मना कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्डली कि यार हम हवावे से नहीं करवाएंगे। एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब उनके ऑपरेशंस चल रहे होते हैं। लेकिन सर जब हम स्पाइंग की बात करते हैं और इस तरह की और बहुत सारी चीजों की बात करते हैं तो उसमें तो यूएस भी आता है। इराक के ऊपर अगर हम सर बात करते हैं तो इराक के ऊपर क्यों अटैक हुआ, वहां से कौन से ऐसे वेपन्स थे जिसका क्लेम कर रहा था अमेरिका, यूनाइटेड नेशन कहा था, यूके को अपने साथ मिलाया था, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को उन्होंने मार दिया। तो ये सारी चीजें तो चाइना भी कर रहा है, लेकिन एज वेल एज यूएसए भी ये सारी चीजें कर रहे हैं जो आप नहीं। फकर भाई दोनों में फर्क, जी फकर भाई दोनों में फर्क। अमेरिका जो स्पाइंग करता है उसका दृष्टिकोण है मिलिट्री दृष्टिकोण, जो चाइना स्पाइंग करता है उसका दृष्टिकोण है टेक्नोलॉजी चोरी। टेक्नोलॉजी चोरी उसका है, क्योंकि चाइना के पास तो अपनी टेक्नोलॉजी कुछ खास होती नहीं है। आपको याद है कि एटॉमिक क्षेत्र में उसने पाकिस्तान का मदद लेके एटॉमिक का ज्ञान जो है कुछ चोरी की थी, वो भी आपको पता ही है, आप तो इस बात को जानते हैं, आप तो जर्नलिस्ट हैं। तो अमेरिका व चीन में फर्क है मिलिट्री दृष्टिकोण से। इराक में चाहे कहिए या कहीं पे यदि अमेरिका हस्तक्षेप करता है, स्पाइंग करता है, तो स्वाभाविक है कि हम लोग को सेना में सिखाया जाता है नो योर एनिमी डिटेल्स बेटर देन योर ओन डिटेल्स, देन यू विल विन द वॉर। दुश्मन के बारे में जितना आप ज्यादा ज्ञान रखेंगे, अपने से भी ज्यादा ज्ञान रखेंगे, तो आपका विजय होना एकदम निश्चित है। और चाणक्य ने हमारे जो बहुत बड़े स्ट्रैटेजी हिंदुस्तान में और बिहार के रह चुके हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, और मैं चाणक्य को इतना सम्मान करता हूं कि हिंदुस्तान ने ऐसा कूटनीतिक पैदा नहीं किया, और विश्व ने भी ऐसा कूटनीतिक मेरा ख्याल देखा नहीं होगा। तो दोनों में फर्क है, चीन और अमेरिका के व्यवहार में फर्क है। चीन बहुत घटिया स्तर पे कूटनीति करता है। आप देखिए नेपाल में उसने क्या किया, हनी पावर इस्तेमाल करके वहां के प्रधानमंत्री को किस तरह से अपने इशारे पे नाचता है। आपको तो सब बात पता है, आपको तो सब पता है कि चाइना के एम्बेसडर जो लेडी थी उसने क्या क्या गेम खेला। मैं टीवी पे नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप तो हंस मुस्कुरा रहे हैं, तो आप तो समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो चीन कोई किसी भी नीचे स्तर तक गिरने की क्षमता रखता है, और कोई देखिए हर एक चीज में एक डेकोरम होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। पुराने जमाने में युद्ध होता था तो शाम के बाद शंख बज जाता था, लोग अपने अपने विश्राम शिविर में जाके विश्राम करते थे, फिर सुबह शंख बजता था, फिर लड़ाई शुरू होती थी, कोड ऑफ कंडक्ट था। अब ये कलयुग में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, माइट इज राइट, जो करो ठीक है।
तुम्हारा अपना मकसद पूरा होना चाहिए। तो ये चीन और अमेरिका का फर्क है। अमेरिका एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत बात करता है, चीन ऐसा नहीं करता है। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जी जी देखिए, यदि क्वाड का महत्व मैं इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि देखिए, क्वाड जो जैसा मैंने कहा कि एक पेड़ है जिसमें कई फल निकलेंगे। आप यदि दुश्मन के पेड़ को, मान लीजिए दुश्मन को एक पेड़ के रूप में देखते हैं, तो यदि जैसे चाणक्य ने कहा था कि यदि पेड़ को सुखाना है, बर्बाद करना है, तो उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। उसके टहनी काटने और पत्ते काटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टहनी और पत्ता काटने से बारिश होगी, फिर टहनी आ जाएगा, फिर पत्ते आ जाएंगे, फिर वो हरा भरा हो जाएगा। लेकिन चाणक्य ने कहा था उसकी जड़ में, और उसने एक उदाहरण दिया कि उसने एक बबूल का पेड़ ने उसके शरीर को कांटा के रूप में घात किया था। तो उसने बबूल के पेड़ में गुड़ का दे दिया और चींटी पहुंच गई, और चींटी ने वो जड़ ही खा गया, वो पेड़ सूख गया बबूल का। तो चाणक्य से पंगा लेने का यह नतीजा है कि वो बबूल के पेड़ को ही खत्म कर दिया। तो यदि आप पेड़ को खत्म करना चाहते हैं तो आपको जड़ को खत्म करना पड़ेगा। और इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बुनियाद शुरू हुई है क्वाड का, ये चीन के जड़ को खत्म करेगा, मिलिट्री दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, ट्रेड दृष्टिकोण से, डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण से। मैं तो बोलता हूं कि हिंदुस्तान को ये इनिशिएटिव लेनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट सदस्यता है उसको उठा के चीन को उठा के फेंकने की जरूरत है, क्योंकि चीन शांति प्रिय देश नहीं है। जो देश आतंकवादियों को सपोर्ट करता है वो सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य कैसे हो सकता है? दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस एक कोर्ट जो सिस्टम है वो रूल ऑफ मेजॉरिटी पे चलता है। ये कैसा यूएनएससी है जो रूल ऑफ मेजॉरिटी फॉलो नहीं करता? एक देश को लगाता है, सब चुपचाप सुन के तमाशा देखते हैं। ये दादागिरी चलेगी क्या चीन की? तो रूल ऑफ मेजॉरिटी, यूनाइटेड नेशंस का फंक्शनिंग, चाहे एफएटीएफ हो, यूनाइटेड नेशंस का फंक्शनिंग हो, रूल ऑफ मेजॉरिटी लाना चाहिए। तब देशों को लगेगा कि दादागिरी नहीं चलेगी। ठीक है सर, ये बात आपने कर ली कि चाइना को मतलब कोशिश होगी कि हर तरीके से उनको घेरा जाए और उनको मतलब अकेला किया जाए दुनिया में। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि सपोर्ट है चाइना करता है टेररिस्ट को, बाकायदा अमेरिकन अफगानिस्तान में उनके पास रिपोर्ट्स हैं कि वहां पे बाकायदा सपोर्ट हुई रशिया की तरफ से और उन्होंने पैसे दिए वहां के मुख्तलिफ ग्रुप्स को तान के अंदर और उन्होंने हमारे फौजी मरवाए। ये अमेरिका मतलब बाकायदा रिपोर्ट शायद आपकी नजर से भी गुजरा होगा। तो ये तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें, क्योंकि रशिया वही बदला ले रहा है जो 1980 में अमेरिका ने उनके साथ किया, पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रख के पाकिस्तान ट्रैप हुआ, या जो भी हम कहें, मैं कहता हूं बहुत बड़ा ब्लंडर किया था पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिका का साथ देकर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब आज हम हिंदुस्तान को देखते हैं कि वो चाइना के खिलाफ खड़ा होता है और कल फिर यही आज से 20 साल या 30 साल बाद कोई बैठे हो जनरल सिन्हा साहब की तरह कोई लोग बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं कि यार ये हमारी मिस्टेक थी, जो आज हम अपनी बिल्कुल बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान की जो उन्होंने साथ दिया अमेरिका का 1980 में। फकर भाई, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक बात कही जाती है कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन और परमानेंट दोस्त नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी यही बात मैं समझता हूं। कोई किसी का परमानेंट दोस्त, परमानेंट दुश्मन नहीं है। सब अपना हित देखते हैं, इसमें मेरा क्या, इसमें मेरा क्या भविष्य छिपा है, मुझे क्या मिलेगा। फक्कर भाई, पूरा खेल यही है। स्वार्थ, परमार्थ नहीं, दूसरे का भला नहीं, मेरा भला कैसे। ये हिंदुस्तान ही एक देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आज वैक्सीन 130 करोड़ आबादी का हमारा देश है और मोदी जी ने अपना अटेंशन शिफ्ट करके विदेशों में कितना वैक्सीन भेजा है, और हम लोग अभी लाइन में लगे हैं। बहुत लोग को लगा है, लेकिन हमने विश्व को प्राथमिकता तो दी। ये विश्व का एक ही देश है पकड़ भाई, इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूं कि ये बात कह रहा हूं। मैं फक्र है मौजूदा सरकार पे, फक्र है मोदी जी पे, फक्र है हिंदुस्तान पे, जिसने मानवता के नाम पे वैक्सीन किया। आप देखिए, वो कनाडा, वो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो खालिस्तान को सपोर्ट करता है और हिंदुस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे थे, आज ट्रूडो ने रिक्वेस्ट किया मोदी जी को और मोदी जी ने वैक्सीन भेजा। ये है क्षमा। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा
कि क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विश्रहित विलीन सरल हो। ये क्षमा मोदी जी ने किया ट्रूडो को, और कनाडा के लोगों के लिए वैक्सीन भेजा। ये है हमारा देश, ये देश है, तो हमको फक्र होता है। तो सवाल ये होता है कि देखिए, जैसा आपने प्रश्न पूछा, विश्व स्तर पे कब क्या होगा, किसी ने सोचा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी फिर यूनाइट करेगा? No. हमने तो नहीं सोचा था, हमें तो विश्वास नहीं हुआ था जिस दिन रीयूनाइट हो रहा था। तो सब ग्रह और काल का चक्कर होता है, तो ये ग्रह डिसाइड करते हैं किसका किसका। किसी ने सोचा था 1947 में पाकिस्तान का जन्म होगा? यदि गांधी जी जिन्ना को प्रधानमंत्री बना देते तो हो सकता पाकिस्तान नहीं बनता। तो ये तो सब प्रकृति का खेल है, वो खेल हम देख रहे हैं, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक चीज में पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान, बहुत बैलेंस जर्नलिस्ट हैं, इसलिए दिल खोल के आपसे बात कर रहा हूं मैं बहुत फ्रैंकली बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आवाम को ये सोचना पड़ेगा कि 70 साल से हिंदुस्तान से घृणा करके उसको क्या मिला। एक मैनेजमेंट में एक स्टडी होती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उसका मतलब होता है कि इनपुट क्या गया, आउटपुट क्या मिला, खर्चा कितना हुआ, फायदा क्या हुआ। तो मैं पाकिस्तान के आवाम से पूछना चाहता हूं कि आपको हिंदुस्तान से घृणा करके 70 साल आतंकवाद को एक्सपोर्ट करके क्या मिला? आर्थिक बर्बादी। आप आज $1 बिलियन सऊदी अरबिया के देने के काबिल नहीं है। आप चीन से बोरो करने की कोशिश में है कि वो कर्ज लौटाया जाए। आपका एयरक्राफ्ट मलेशिया में स्टैंडर्ड कर दिया जाता है क्योंकि आप कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। अरे बड़ा भाई का हाथ पकड़ो भाई, बड़ा भाई आपका ये खर्च चुकता कर देगा, आपकी फ्लाइट लगती रहेगी, चलती रहेगी। अरे क्यों क्यों धृतराष्ट्र की तरह, हमारा एक राजा था महाभारत में धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो गए हो क्यों? अरे मोदी जी आपको दृष्टि दे सकते हैं, समझा करो बात। चीन के चक्कर में फंसोगे ना तो गॉर्डर पोर्ट भी जाएगा, आपका आधा जमीन चला जाएगा, आपका एक स्टेडियम जो है वो गिरवी रख लिया ना, क्या क्या गिरवी रख लेगा पता नहीं। अच्छा पाकिस्तान, मुझे तो हंसी आती है, पाकिस्तान मुस्लिम करता है जम्मू एंड कश्मीर के मुस्लिम के बारे में, भाई मेरे, तो उग्र मुस्लिम्स के बारे में मुंह क्यों नहीं खोलते? मैं उस पे आ रहा हूं सर, मैं उसी पे आ रहा हूं। अगर सर एक चीज हम ये करते हैं, जब हम हमारे यहाँ कश्मीर की बात की जाती है तो हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट एनालिस्ट ये बात करते हैं कि योगोर मुस्लिम बिल्कुल 2 करोड़ पॉपुलेशन है, यानी कश्मीर से ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं सिंचियांग में। मैं उनको एक बात करता हूं, मैं कहता हूं कि हम क्यों ये बात करते हैं कि सिर्फ मुस्लिम्स की बात हो। मैं कहता हूं इंसानियत की बात क्यों नहीं होती। वो योगोर में अगर किसी के साथ ज्यादती होती है, वो म्यांमार में किसी के साथ अगर ज्यादती होती है, वो बलूचिस्तान में अगर किसी के साथ ज्यादती होती है, वो किसी के साथ अफगानिस्तान में होती है, लीबिया में होती है, इराक में होती है। हम क्यों ये चीज नहीं लेके आते कि सर ये इंसान ही मारा जा रहा है ना, मजहब तो उसका बाद में आता है। मैं कलमा पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता, मैं मुसलमान हूं या नहीं हूं, ये एक अलग बहस होती है सर। हम इसके ऊपर क्यों नहीं आते? मतलब अभी भी बहुत सारे मेरे दोस्त कहते कि यार आप योगोर मुस्लिम, हालांकि मैं कम से कम उसके ऊपर 10 शोज कर चुका हूं अपने टीवी चैनल और अपने यूट्यूब के ऊपर कि यार वहां पे इंसानियत को इतना जुल्म हो रहा है कि उनको एक जिसे कहते हैं कि बड़ा सा जेल बना के उसमें डाला हुआ है, उनकी खवातीन के रेप्स हो रहे हैं, चाइनीज कह रहे हैं, कभी पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। उनकी पॉपुलेशन कम करने के लिए कौन कौन से हरबे इस्तेमाल करें, कहते हैं अजान नहीं देनी, ये नहीं करना। मैं ये कहता हूं कि हम ये बात, मैं कहता हूं हिंदुस्तान भी उठाए ये बात, पाकिस्तान भी उठाए ये बात, अमेरिका भी उठाए, और यहां पर नहीं लेकिन खुद भी उसके ऊपर अमल करे सर, तब जाके ये बात होगी। फकर भाई, 2 बातें। पहली बात है, पाकिस्तान की मिलिट्री ने और पाकिस्तान के इमरान खान ने, आप तो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को भी आवाज उठाना चाहिए उग्र मुस्लिम के ट्रीटमेंट के। एक शब्द बोला है इमरान खान ने? एक शब्द बोला है पाकिस्तान की आर्मी ने? नहीं। ये क्या दुरुख व्यवहार है? तुमको जम्मू से कोई मतलब नहीं है। हमारी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को, उस प्रॉपर्टी के मालिक वो थे। ये लीगल मर्जर हुआ, हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ, उस पर तो तुमको बहुत ध्यान लगी हुई है। और तुम्हारे अपने धर्म के लोग जो उग्र मुस्लिम, उनके साथ इतना बदसलूक हो रहा है, तुम्हारी जबान नहीं हिलती? क्यों क्यों भाई? इसका उत्तर दो ना। दूसरी बात, दूसरा जो बिंदु ने आपने कहा, आपने आइडियल सिचुएशन की बात की फकर भाई, कि क्यों नहीं प्रेम मोहब्बत शांति विश्व में होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है। ये सम्मान
संभव नहीं है। मैं महाभारत बचपन में 13 बार, अपनी माँ के कहने से 13 बार महाभारत पढ़ा हूं, 13 टाइम्स बैकवर्ड्स मुझे महाभारत याद है। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिंदगी को इस तरह से देखा हूं, आज मैं 70 साल का हूं, जिंदगी को मैं ऐसे देखा है कि महाभारत का गेम हर एक क्षण खेला जा रहा है, सिर्फ पात्र बदल रहे हैं। शकुनी मामा का नया रोल है, भगवान श्री कृष्ण का नया रोल है, अर्जुन कोई नया है। आज की तारीख में अर्जुन अमेरिका बना हुआ है, तो अर्जुन कोई और है, युधिष्ठिर कोई और है जिसकी चीटिंग की जा रही है, शकुनी पास फेंक के पूरा उसका हक छीन रहा है। ये तो चलता रहेगा। ये धरती पे गेम नहीं चलेगा तो लोग भगवान को याद कैसे करेंगे? यदि आपको चोट नहीं लगेगी तो कैसे बोलोगे या अल्लाह, या मैं कैसे बोलूंगा हे शिव? तो ये तो भाई मेरे चलता रहेगा, ये तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कि और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, ये जो रूल ऑफ जंगल है ना, वो सिविल सोसाइटी में भी मानवों के बीच में रूल ऑफ जंगल है कि बड़ा मछली छोटे मछली को खा जाता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लॉ ऑफ जंगल है। तो जो मजबूत है वो कमजोर को दबाता है। विश्व का ऑर्डर है, अनस्पोकन ऑर्डर है, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन आज चीन आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? आप अपने हाथ हृदय पे रख के फकर भाई बोलो, और जब मैं रात को सोओगे तो बोलना कि जनरल साहब ने क्या कहा था। चीन आपको नहीं एक्सप्लॉयट कर रहा है, आपके कंधे से फायर कर रहा है हमको कमजोर करने के लिए। लेकिन चीन को समझना चाहिए कि आज का हिंदुस्तान मोदी का हिंदुस्तान है, तुम्हारे घुटने टेकवा देंगे हम। हमारी हम छवि जो है ना, जो शब्द मियांजी, बर्बाद कर देंगे चीन। अच्छा सर, एक चीज मतलब मेरे सामने एक रिपोर्ट खुली हुई है, मतलब टॉप 10 कंट्रीज जो सबसे ज्यादा वेपन खरीदते हैं, उसमें से पाकिस्तान टॉप 10 में पाकिस्तान भी शामिल है। हिंदुस्तान गालिबन पहले या दूसरे नंबर पर है, सऊदी अरेबिया है, हिंदुस्तान है, और ये फिर मतलब ये वाले कंट्रीज हैं। सर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम उनकी मार्केट्स को चलाते हैं? ठीक है, दुश्मनी हमारी हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तान की हमसे है, या हिंदुस्तान की चाइना से है, मतलब चलता रहता है ये। शायद जब से दुनिया बनी है तो इसी तरीके से आपने बात भी खुद कर ली कि जो वीक है उसको सप्रेस किया जाता है मजीद, जो ताकतवर है वही उसको सप्रेस करता है। तो क्या हम ये पूरी एक मार्केट नहीं रन कर रहे हैं? बिलियन ऑफ डॉलर्स की मार्केट, आप, हम, चाइना, साउथ कोरिया, हम उनकी एक मार्केट को रन करते हैं। सबसे बड़ा इस वक्त भी एक्सपोर्टर जो है अमेरिका एंड जर्मनी है वेपन्स का। देखिए, बिना किसी देश का नाम लिए फकर भाई, क्योंकि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल पे हूं, अभी अपने देश के चैनल पे नहीं हूं, तो मैं समझ रहा हूं कि मेरा एक एक वॉक मॉनिटर हो रहा होगा, तो मैं बहुत ही डिप्लोमेटिकली संदेश देना पसंद करूंगा, मतलब आप समझ जाएंगे। जी। देखिए, आर्म्स इंडस्ट्री नहीं कभी चाहेगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती हो। गौर से फरमाइएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आर्म्स इंडस्ट्री विश्व का कौन कौन देश, नहीं बोलूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आर्म्स इंडस्ट्री नहीं चाहेगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सदाबहार की दोस्ती हो, क्योंकि उनको सूट नहीं करता है, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जिन ताकतों ने जॉन एफ कैनेडी को मार दिया, वो ताकतें कमजोर नहीं हैं, बहुत मजबूत हैं। भाई, आदमी समोसा क्यों बनाता है? कि समोसा बिक्री हो। आप हथियार क्यों बनाते हो? बिक्री हो। बिक्री कब होगी? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते रहेगा। तो ये आप समझिए गेम। लेकिन दुख की बात है कि पाकिस्तान इस गेम को नहीं समझता है। और देखिए, पाकिस्तान को अपना हित अपने ही देखना पड़ेगा, चीन उसका हित नहीं देखेगा। हिंदुस्तान चाह के भी, आप मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ के घर जा सकते हैं उनकी मां को बर्थडे विश करने, लेकिन सेंस पाकिस्तान के मिलिट्री में नहीं डाल सकते, क्योंकि जो ऑब्सेस्ड है जम्मू एंड कश्मीर से। तो भाई मेरे इस बात को समझो, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो आप रिडक्शन की बात कर रहे हैं, आप स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, जो मंडे कल का रिपोर्ट है, उसमें एग्जैक्टली है कि 33% रिडक्शन हुआ है आर्म्स परचेज का हिंदुस्तान के द्वारा। देखिए, हिंदुस्तान वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, सऊदी अरेबिया के बाद,
और हिंदुस्तान 9.5% टोटल ग्लोबल आर्म्स का जो परचेज होता है उसमें हिंदुस्तान का जो शेयर है वो 9.5%। हिंदुस्तान के जो तीन सबसे बड़े आर्म्स सप्लायर हैं वो है रशिया 49%, फ्रांस 18%, इजराइल 13%, उसके बाद अमेरिका। देखिए क्यों हिंदुस्तान को इतना मैसिव परचेज करना पड़ता है। हमारी 130 करोड़ की आबादी है, हमारा बीपीएल अराउंड 18-17% है पॉपुलेशन का। उसका कारण है ओवर पॉपुलेशन, बहुत लोग पॉपुलेशन से ज्यादा पैदा करते हैं जो नहीं करना चाहिए। उम्मीद है सरकार ये पॉपुलेशन कंट्रोल कानून बनाएगी। तो भाई हम तो गरीबों को भी खाना देना है। हमारा 2 फ्रंट जो वॉर सिनेरियो है, इनफैक्ट 2.5 फ्रंट वॉर थ्रेट है। देखिए मिलिट्री में हम लोग जो ऑपरेशन प्लानिंग बनाते हैं वो थ्रेट परसेप्शन पे बनाते हैं, क्या है उसका निवारण, क्या है उपचार। तो हमारे पास यदि पाकिस्तान एक फ्रंट है, चाइना दूसरा फ्रंट है, एक और आधा फ्रंट है, वो आप भी समझ रहे हैं मेरा इशारा किधर है, तो हमको तो 2.5 फ्रंट के लिए तैयार रहना है। तो तैयार कैसे हो? शांति से, तो बातचीत से तो तैयार नहीं हो। सब शक्ति की पूजा करते हैं फकर भाई। गरीब की, वो हमारे गांव में कहावत है कि गरीब की बीबी सबकी भौजी, जिसको देखो वही उस पर लाइन मार देता है, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। तो सवाल ये है कि जब तक आप शक्तिशाली, और शक्ति कहां से आती है? हथियार से, डिप्लोमेसी से, आर्थिक व्यवस्था से, आर्थिक स्ट्रेंथ से। तो पर फोर्स नहीं चाहते हुए भी हिंदुस्तान को आर्म्स इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है। और हमारी बदकिस्मती है कि हमारी पुराने सरकारों ने किसी वजह से नहीं खरीदा। वो वजह मैं नहीं बोलना चाहता हूं, हमारा अंदरूनी मामला है, तो मैं ये वजह नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी वजह से उन्होंने खरीदारी करते रहे वो लोग, और लोकल इंडस्ट्री, डीआईबी, हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, उसको बढ़ावा नहीं दिया। मोदी जी के आने के बाद ये जो टाइटैनिक शिफ्ट आया है, जो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबी भारत, वो एक नया चैप्टर ऐड किया है। और कहते हैं जिसके कारण जो आपको परसेंटेज रिडक्शन दिखाई पड़ रहा है इंपोर्ट में हमारे, उसके कई 2-3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला, हिंदुस्तान ने पहले कहा कि भाई लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दो। उसके बाद उन्होंने डिफेंस कैपिटल आउटले में टोटल रिजर्व 70,221 करोड़ की राशि फिक्स की कि भाई आप लोकल इंडस्ट्री से ही खरीदोगे। तो वो तो इंपोर्ट अपना चैप्टर से कम होगा, इंपोर्ट राशि से ऑब्वियसली कम होगा। फिर मोदी जी ने क्या कहा कि अगस्त 2020 में घोषणा की कि 101 वेपन्स लिस्ट नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया, क्या विदेश से तीनों सर्विस चीफ को बुलाया और कहा कि ये लिस्ट आप हिंदुस्तान के अंदर से ही खरीदोगे, बाहर से नहीं खरीदोगे। खत्म हुई बात। तो जब GSQR बनाते हो, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, वेपन प्रोक्योरमेंट के लिए, आप GSQR होगा एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो 101 आइटम तो गए। उसके बाद फिर सेकेंड फेज में और भी ये सेकेंड फेज नेगेटिव लिस्ट का अनाउंस होने वाला है। एक और बिंदु कि न्यू पॉलिसी जो मोदी जी ने बनाई कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, जिसमें फॉरेन कंपनीज को ये प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप हिंदुस्तान के अंदर आके मैन्युफैक्चरिंग करो। मोदी जी देखिए, बहुत हमारे हिंदुस्तान की बहुत खुशकिस्मती है कि मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला। ये भारत माता की बहुत कृपा है हम लोग पे। ऐसा राष्ट्रवादी मैंने प्रधानमंत्री नहीं देखा है, नहीं देखा है मैंने। मेरा रोम रोम कृतज्ञ है उनके लिए कि ऐसा राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री बिना, जिसको पैसे की लालच नहीं, आप पैसे से खरीद नहीं सकते, आप राष्ट्रभक्ति ही उनको मिलेगा। उनका खून टेस्ट कीजिएगा तो उसमें लिखेगा राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्त मिलेगा आपको। तो सवाल ये है कि उन्होंने फिर क्या किया, एक चीज किया कि FDI, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था डिफेंस सेक्टर, 49% से उठा के 74% कर दिया, और वो भी ऑटोमेटिक क्लियरेंस रूट। ये ब्यूरोक्रेट को किंतु परंतु करने का मौका ही नहीं दिया कि वो ज्यादा ब्रेक न लगाए। तो भाई मेरे, जब ये सब चीज हो रहा है, हमारा DIB बढ़ रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, हमारे लार्सन टुब्रो, टाटा कितना, महिंद्रा कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो पहले भी कर सकते थे, अभी क्यों कर रहे हैं? भाई आप हमको जब तक फुटबॉल का बूट्स नहीं दोगे, जर्सी नहीं दोगे, तो मैं
फुटबॉल फील्ड में जाके गोल कैसे मारूंगा? एग्जैक्टली, तो बिल्कुल गोल तो सही। मार रहे हैं हमारे बंदे, अब साबित करें। हम इसरो हमारा इतना बढ़िया काम कर सकता है, हमारा लोकल इंडस्ट्री नहीं कर सकता, टाटा नहीं कर सही, सकता, एल&टी नहीं कर सकते। अरे भाई बिल्कुल मौका सही। तो दिया मोदी जी ने। तो सारांश में ये कहिए कि आर्म्स इंपोर्ट हमारा कम हुआ है, क्योंकि मोदी जी की जो सोच है स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत, वो ठीक, उसका महत्व उन्होंने पहचाना। और इसका बिल्कुल एक और बिंदु अकर भाई वो मैं कहना चाहता हूँ, जी, होता क्या है कि लड़ाई के समय चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, जो भी आपका इक्विपमेंट सप्लायर है वो आपको ब्लैकमेल करता है। यस, 100 रुपए का माल 2000 में बेचेगा आपको, बिल्कुल, क्योंकि आर्म्स इंडस्ट्री बोलता है अरे इसकी गर्दन तो हमारे तलवार के नीचे है, मांग लो। आईसीयू में डॉक्टर ने कहा कि बंदा मर रहा है, रिलेटिव बोला कि 2 लाख चाहिए, बोला 3 लाख लो, बचा लो इसको। ये बात बिल्कुल सही है। मौके का फायदा, मॉकेटेरियन, ये आर्म्स इंडस्ट्री मॉकेटेरियन इंडस्ट्री है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ज़बरदस्त आपने बात की। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और यही मेरा भी मतलब था कि वो अपनी मार्केट देखते हैं, उनको ये फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, हिंदुस्तान क्या कर रहा है, या इस रीजन में क्या हो रहा है। लेकिन अगर ये वाली, जिसको हम बट्टी कहते हैं, अगर ये वाली बट्टी जलती रहेगी, चलती रहेगी, तो उनका काम चलेगा। और बाकी इन कंट्रीज में लाजिमी सी बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट तब होती है जब आप बाकी चीजों से हटकर उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, न कि हम वेपन्स में। पाकिस्तान भी बिलियन ऑफ डॉलर्स का असला खरीदता है, हिंदुस्तान भी खरीदता है, और सऊदी अरेबिया भी खरीदता है। हालांकि सऊदी अरेबिया का मुझे समझ नहीं आती, आज तक तो ना उनकी कोई जंग हुई है, कि इजराइल था उसके साथ भी उनकी सेटलमेंट हो गई। अब देखें, हो सकता है कि बेहतरी आ जाए, वो अपना बजट जो है उसको कट डाउन करके टूरिज्म वगैरह की तरफ जो MBS है वो जा रहे हैं, और ये सारी चीजें कर रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। टेक केयर एंड बाय।